फोकस करेंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन में। आज हम दो कंपनियों के मैनेजमेंट से बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी लैमिनेट सेगमेंट की दिग्गज कंपनी ग्रीन लैम इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट से, और हमसे खास बातचीत के लिए जुड़ेंगे कंपनी के CFO अशोक शर्मा। उसके बाद शो में आगे हमारे साथ जुड़ेंगे सुप्रिया लाइफ साइंस के मैनेजमेंट। कंपनी का IPO आज से खुला है, तो मैनेजमेंट से हम जानेंगे कि कंपनी के बारे में। सबसे पहले लेकिन ग्रीन लैम इंडस्ट्री से शुरुआत करेंगे। आपको जो बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको बताएं कंपनी के बारे में एक बेसिक जानकारी। ग्रीन लैम इंडस्ट्रीज जो है वो लैमिनेट सेगमेंट में टॉप 3 कंपनियों में शामिल होती है। 100 से ज़्यादा देशों में इस कंपनी की मौजूदगी है। भारत में इसके 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और 14,000 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर्स हैं। विदेश में कंपनी के 15 ऑफिसेज हैं और साथ ही 8 सब्सिडियरीज। और ग्रीन लैम इंडस्ट्रीज पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के CFO अशोक शर्मा। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ET नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कैपेक्स से शुरुआत करते हैं। किस तरह का खर्चा आप कर रहे हैं, कैसे करेंगे कैपेक्स का खर्च, और किन किन सेगमेंट में ये खर्च होने वाला है? धन्यवाद अपने शो पर मुझे बुलाने के लिए। जैसा कि आपने सुना है, हमने अनाउंस किया है लगभग 950 करोड़ कैपेक्स हम लोग करने वाले हैं। ये आने वाले 24 से 30 ऑलमोस्ट 24 से 30 महीनों के अंदर स्पेंड होगा। इसमें हम कैपेक्स करने वाले हैं अपने 3rd ग्रीनफील्ड लैमिनेट प्लांट पर। हम लोग 2 नए सेक्टर में एंटर कर रहे हैं। हम लोग एंटर कर रहे हैं प्लाईवुड में और हम लोग एंटर कर रहे हैं पार्टिकल बोर्ड में। सो लैमिनेट पर हम लोग लगभग 225 करोड़ रुपए खर्चा करेंगे, प्लाईवुड पर लगभग 125 करोड़ रुपए और पार्टिकल बोर्ड में लगभग 600 करोड़ रुपए कैपेक्स की योजना है। जैसा कि ये स्टार्ट होगा क्वार्टर 4 ऑफ FY22 से एंड लगभग 24 के अंत तक हम लोग आशा है कि पूरा कंप्लीट कर पाएंगे इसमें। शर्मा, आपने प्लाईवुड सेगमेंट की बात की, यहाँ आप जाने का प्लान कर रहे हैं। किस तरह का मार्जिन है इस सेगमेंट में, अगर आप वो शेयर कर सकें? वुड का सेगमेंट 2 है, एक प्लाईवुड जैसा कि मैंने बताया, एक पार्टिकल बोर्ड। प्लाईवुड के में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 13-14% मार्जिन EBITDA मार्जिन एंड पार्टिकल बोर्ड में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं लगभग 22 से 24% EBITDA मार्जिन। ओके, आपने शुरुआत में हमको बताया कि 950 करोड़ रुपए के कैपेक्स की तैयारी कंपनी कर रही है, तो ये भी समझना जरूरी होगा कि कैसे आप ये प्लान कर रहे हैं। क्या कोई फंड रेज करने की योजना है? ये पूरा प्रोग्राम वी प्लान टू डू, हम लोग डेट एंड इंटरनल अक्रूवल के मिक्स से करने की योजना है। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें लगभग 24 से 30 महीने टोटल लगेंगे। सो कंपनी के पास में कुछ कैश ऑन द बुक्स ऑल्सो है एंड आने वाले दिनों के अंदर में, क्योंकि एग्जिस्टिंग बिजनेस कैश जनरेट करेगा, नेट कैश वी विल यूज एज एन इंटरनल अक्रूवल फ्रॉम आवर साइड एंड बाकी हम डेट लेने की योजना। करेक्ट। तो वही उसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल होगा मिस्टर शर्मा आपसे कि डेट की आप बात कर रहे हैं, तो फिलहाल कंपनी की डेट पोजीशन किस तरह की है, और ये जो 900 करोड़ रुपए का कैपेक्स आप प्लान कर रहे हैं उसमें लगभग कितना डेट रेज हो सकता है? सही सुना। पहले एग्जिस्टिंग डेट हमारा लगभग 100 नेट डेट मैं बोलूंगा, ग्रॉस डेट माइनस कैश ऑन द बुक्स लगभग 160-70 करोड़ रुपए अभी है। और जैसा कि आपने सही सुना, अभी इंटरेस्ट कॉस्ट काफी कंफर्टेबल है एंड इस 950 करोड़ में से लगभग 65% हमारी योजना है डेट के थ्रू रेज करने की, बाकी इंटरनल अप्रोच। तो लगभग 600-625 करोड़ हमारा डेट लेने की योजना है, बाकी इंटरनल अप्रोच। बिल्कुल, तो ये जो करीब 950 करोड़ का जो आप कैपेक्स प्लान कर रहे हैं, उसके बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो समझना जरूरी है कि जो कैपेसिटी है अब वो कितनी हो जाएगी, और फिलहाल अगर आप समझा सकें, नंबर्स बता सकें कि क्या स्थिति है और आगे इसमें कितनी बढ़त होने की उम्मीद है। लैमिनेट में अभी हमारी 15.62 मिलियन शीट्स की कैपेसिटी है। हम लोग लगभग
3.5 मिलियन शीट्स एंड बोर्ड की कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं, तो टोटल हमारी उसके बाद में 19.12 मिलियन शीट्स हो जाएगी। प्लाईवुड एक नया सेगमेंट है, अभी हमारी कोई उसमें कैपेसिटी नहीं है, इसमें लगभग 19 मिलियन स्क्वायर मीटर की कैपेसिटी ऐड होगी। एंड सिमिलरली पार्टिकल बोर्ड ऑल्सो एक नया सेगमेंट है हमारे लिए, सो उसमें लगभग 2,31,000 क्यूबिक मीटर सालाना की कैपेसिटी क्रिएट। करेक्ट। मिस्टर शर्मा, यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि जो बीते 2 साल हमने देखा पूरी इकोनॉमी के लिए काफ़ी मुश्किल भरे रहे कोविड की वजह से, आपके कंपनी के प्रोडक्शन और इनोवेशन पर कोविड का आपने किस तरह से असर देखा और कैसे इसको मैनेज किया आपने? अभी सही सुनना, कोविड जिस दौरान कोविड चल रहा था एंड लॉकडाउन थे, उस समय थोड़ी परेशानी थी। एंड स्पेशली कोविड 1 में जब इंटायर लॉकडाउन था, फॉर्चुनेटली कोविड 2 में सरकार ने प्लांट्स को रन करने दिया। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि लैमिनेट के अंदर में हमारा एक्सपोर्ट मोर देन 50% है एंड हम इंडिया के नंबर 1 एक्सपोर्टर हैं एंड हमारा एक्सपोर्ट लगभग 100 कंट्रीज के अंदर में 100 कंट्रीज में होता है। सो जो डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ा बहुत जो इम्पैक्ट आया जो ड्यूरिंग कोविड टाइम में, उसको हमने हमारे एक्सपोर्ट से पूरा किया। एंड Q2 के रिजल्ट अगर आपने देखे होंगे तो Q2 के रिजल्ट में हम लोग प्री कोविड लेवल से भी ऊपर थे हम लोग इन लैमिनेट सेगमेंट। वुड सेगमेंट जो कि अप्रोक्सीमेटली 10-12% है, वो उसमें धीरे धीरे जो है और इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो लैमिनेट सेगमेंट में हम लोग ऑलरेडी अबव प्री कोविड लेवल पर चलते हैं। ओके, तो ये तो अच्छी बात है कि आप प्री कोविड लेवल पर पहुंच रहे हैं। मिस्टर शर्मा, जैसा अभी आपने कहा कि आपकी जो कंपनी की टोटल आय है 50% जो है वो विदेशों से आती है, तो वहीं से मेरा सवाल निकलता है कि आगे क्या ये माने कि कंपनी की बैलेंस शीट में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी, आप यहाँ बिजनेस को और एक्सपैंड करेंगे? लैमिनेट में यही ट्रेंड चलता रहेगा, क्योंकि लैमिनेट में डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट दोनों बढ़ेगा। अदर देन लैमिनेट बाकी जो प्लाईवुड पार्टिकल बोर्ड में हम एंटर कर रहे हैं, वो सेगमेंट प्राइमरली डोमेस्टिक सेगमेंट में है। सो मुझे लगता है कि ओवरऑल में एक्सपोर्ट लैमिनेट में हमारा 50-50 का कंटिन्यू रहेगा। ओवरऑल में एक्सपोर्ट का परसेंटेज थोड़ा कम हो सकता है। ओके, मिस्टर शर्मा, ग्रीन लैम्प जो है वो हॉस्पिटैलिटी, रेजिडेंशियल, हेल्थ केयर, कमर्शियल, रिटेल, अलग अलग सेगमेंट्स में है, तो ये समझना चाहेंगे कि आपको सबसे अच्छा बिजनेस इस वक्त कहाँ से मिल रहा है? लगभग सभी सेगमेंट से ग्रोथ आती है, लेकिन पास्ट 1 ईयर से पोस्ट पैंडेमिक हमने देखा है कि रेजिडेंशियल सेगमेंट थोड़ा अभी इन कंपैरिजन टू अदर सेगमेंट उसमें ग्रोथ थोड़ी बेहतर है। बट गोइंग फॉरवर्ड अब बाकी सेगमेंट्स में भी बेहतर डिमांड देखने मिल रही है। तो मुझे लगता है कि सारे सेगमेंट्स ही बढ़ेंगे पोस्ट कोविड इन टर्म्स ऑफ डिमांड। वापस कमर्शियल सेगमेंट्स में भी डिमांड वापस आ रही है। शुरुआत में रेजिडेंशियल सेगमेंट से डिमांड थोड़ी ज्यादा थी, बट मुझे लगता है कि अब लगभग सारे सेगमेंट से ही हम बेहतर डिमांड की उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल। एक सवाल फिर से मैं कैपेक्स के बारे में जानना चाहूँगा मिस्टर शर्मा। 2 यूनिट्स हैं आपकी कंपनी के पास, आप 950 करोड़ रुपए जुटाने वाले हैं, तो ये जो पैसा होगा ये क्या इन दोनों यूनिट्स पर ही खर्च होगा या कोई नया यूनिट खोलने का प्लान है? 8 सब्सिडियां हैं हम जानते हैं आपकी, इस पैसे को लेकर प्लान क्या होगा? ये जो कैपेक्स का प्लान है, ये लगभग सारा का सारा ग्रीनफील्ड यूनिट ही होगा। अभी हमारी एग्जिस्टिंग यूनिट्स में पूरी कैपेसिटी यूज हो रही है। सो ये हमने 2 हमारी सब्सिडरी है, उस सब्सिडरी में हमने करने का प्लान किया है। लैमिनेट और पार्टिकल बोर्ड, ये हमारी आंध्र प्रदेश में एक नई सब्सिडरी हमने फॉर्म की थी, वहां पर आएगा। और प्लाईवुड हमने रिसेंटली एक सब्सिडरी है हमारी तमिलनाडु में, वहां पर आएगा। तो ये दोनों का, ये तीनों सेक्टर में ये सारा का सारा ग्रीनफील्ड यूनिट का प्लान है। एग्जिस्टिंग कंपनीज और एग्जिस्टिंग यूनिट्स के अंदर में कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। और ये 8 सब्सिडरी आप जो बता रहे हैं, इनमें से 2 सब्सिडरी जो मैंने बताई ये है। बाकी हमारी जो सब्सिडरी है लगभग ओवरसीज सब्सिडरी है एंड वो मार्केटिंग सब्सिडरीज है। हम यहाँ से उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं एंड वो उन मार्केट्स में हमारे प्रोडक्ट्स को मार्केट करती है।
बिल्कुल मिस्टर शर्मा, ग्रीनलैम्प जो है वो काफ़ी इनोवेटिव फोकस वाली कंपनी है। अभी आपने भी बताया कि कोविड के समय में आप लोगों ने इस तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जो कुछ हद तक वायरस से डील कर सकते हैं। आपने कुछ साल पहले टर्माइट और बैक्टीरिया प्रूफ प्रोडक्ट भी लॉन्च किए थे। इस डायरेक्शन में, जो इनोवेशन के डायरेक्शन में, आगे कंपनी के क्या प्लान्स हैं? जी बिल्कुल, इनोवेशन पर शुरू से ही कंपनी का बहुत जोर रहा है। इवन ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक पीरियड में भी हमने बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट निकाले। उसमें कुछ प्रोडक्ट जिसमें से वायरस प्रोटेक्शन का कुछ परसेंटेज तक प्रोटेक्शन देता था, और बहुत सारे प्रोडक्ट निकाले। एंड इनोवेटिव डिजाइन्स एंड फिनिशेस रेगुलर कंपनी का उस पर जोर रहता है। दो नए प्रोडक्ट जो प्लाईवुड एंड पार्टिकल बोर्ड की भी बात कर रहा हूँ, इसमें भी हमने बहुत सारे प्लान रखे हैं जो कि अभी बहुत सारे प्रोडक्ट जो इंडिया में इंपोर्ट होते हैं डोमेस्टिकली प्लाईवुड में, पार्टिकल बोर्ड में स्पेशली अवेलेबल नहीं है। सो हम लेटेस्ट डिजाइन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी हमारी टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट यूरोप से आएगी। एंड बहुत सारे प्रोडक्ट नए प्रोडक्ट मार्केट को हम दे पाएंगे। ऐसे ये हमारा प्लान। करेक्ट। एक सवाल पूछना चाहूँगा, जो शायद थोड़ा सा मुश्किल हमने देखी पूरी इंडस्ट्री के लिए, वो थी कमोडिटी के प्राइसेस। इसके बढ़ने से हमने देखा कि इंडस्ट्री और लगभग सभी सेगमेंट्स पर असर पड़ा है। जो कमोडिटी प्राइसेस बढ़े हैं उसका आपकी कंपनी पर कितना असर पड़ा है, और आपकी इंडस्ट्री में भी हमने कॉस्ट इन्फ्लेशन आते हुए देखा है? कॉस्ट इन्फ्लेशन हमारी इंडस्ट्री में भी हुआ है। एंड जैसा कि आप जानते हैं, हमारा लगभग 70-80% रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है। तो इसके अंदर पे दो तरह से कॉस्ट इन्फ्लेशन हुआ है। एक, प्रोडक्ट के दाम बढ़े हैं, और दूसरा ओशन फ्रेट, चूंकि मैक्सिमम इंपोर्ट होता है तो ओशन फ्रेट की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो उसका इम्पैक्ट हमारे ग्रॉस मार्जिन पर आया है। लेकिन हमने पिछले साल के अंदर में इसको ऑफसेट करने के लिए मार्केट में प्राइस हाइक किए हैं, कॉस्ट पास ऑन किया है। डोमेस्टिक मार्केट में हमने पूरा पास ऑन किया है। एक्सपोर्ट मार्केट में बिकॉज ये उनके यहाँ पर कॉस्ट इंक्रीज दो तरह से हुआ है। एक ओशन फ्रेट जो उनको अपने मटेरियल इंपोर्ट करने के लिए देना पड़ता है, और रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज है। वहां पर हमने कुछ मार्केट में लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को देखते हुए कहीं कहीं हमने मार्केट को सपोर्ट किया है। वेर इन ओशन फ्रेट हमने पूरा रिकवर किया है। रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन के नाम पर कुछ हमने प्राइस इंक्रीज उन मार्केट में किया है, कुछ हमने ऑब्जर्व किया है। सो इस अब स्पेशली नाउ इन दिस टुवर्ड्स द एंड ऑफ Q3 हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे रॉ मटेरियल प्राइस जो है अब बढ़ नहीं रहा है, रदर स्टेबल हो गए हैं। कुछ केसेस के अंदर प्राइसेस कम डाउन हो रहे हैं। सो हम आशा करते हैं कि Q1 ऑफ नेक्स्ट ईयर तक ये प्राइस पहले के लेवल तक आ जाएंगे। एंड हमारा जो भी थोड़ा बहुत मार्जिन का नुकसान हुआ है, वो हम उसको वापस पुराने मार्जिन लेवल पर आ पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक शर्मा जी, हमारे साथ जुड़कर आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी कंपनी के बारे में जानकारी देने के लिए। ग्रीनलैम्प इंडस्ट्रीज़ के CFO अशोक शर्मा हमें बता रहे थे कि किस तरह कंपनी के प्लान्स हैं। आने वाले दिनों में करीब 900 करोड़, 950 करोड़ के कैपेक्स की तैयारी है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में वो इन्वेस्ट होगा, और साथ ही जो कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रही हैं उसे कंपनी ने काफ़ी हद तक पास ऑन कर दिया है। रवि सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं शेयर पर और कंपनी पर फंडामेंटल नजरिया देने के लिए। रवि, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैनेजमेंट को आपने सुना ही, क्या व्यू बनता है ग्रीनलैम्प पर आपका? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि सिर्फ दो कंपनियां हैं जो कि इस इंडस्ट्री में डील करती हैं। एक ग्रीनलैंड इंडस्ट्रीज है और दूसरा है आपका सेंचुरी प्लाई। और परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ग्रीनलैंड ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। हालांकि अगर नंबर्स पे जाते हैं तो जून जितना ज्यादा उनके लिए एक तरीके से निगेटिव था शीट पे क्वार्टर, उतना ही सितंबर में उनकी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जो ओवरऑल वैल्यूएशन है उसके हिसाब से शेयर में अच्छी खासी रैली भी देखने को मिल चुकी है। एक साल में 118% तक ये स्टॉक बढ़ा है, 3 महीने में 26% बढ़ चुका है। तो थोड़ा सा इन्वेस्टर भी यहाँ पर अब निकलने की तैयारी कर रहे हैं, और इसी वजह से आपको स्टॉक में अभी करंट लेवल पे दबाव भी दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अब मार्केट को एडजस्ट हो जाने दें। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर बात करें तो शायद 1650 और 1600 के लेवल थोड़े से जो नंबर्स हैं उसको वैल्यू करते हैं, तो उन लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। लॉन्ग टर्म का टारगेट
आपका 2050 और 2100 का है आने वाले 6 से 8 महीने के लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी थोड़ी बहुत इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अगर स्ट्रैटेजी के लिहाज से इस स्टॉक में आपका निवेश बनाने की रणनीति बना रहे हैं तो मुझे लगता है 1650 तक के लेवल का इंतजार करना चाहिए। वो लेवल अग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और रिटर्न वहां से बहुत अच्छे मिल सकते हैं। अब कंपनी की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो कंपनी के देखिए जिस हिसाब से सितंबर में परफॉर्मेंस दिखी है, चाहे यहाँ पर एबिटा ग्रोथ 20% का बढ़ा है, पैट यहाँ पर वो भी 20% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो कांस्टेंट ग्रोथ जो है वो अगर पिछले दो क्वार्टर को छोड़े तो वो आपकी कंटिन्यू बनी रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक अच्छा है, लेकिन सही जगह निवेश करेंगे तभी आपका पोर्टफोलियो चमकेगा। कुछ सही जगह पर निवेश करेंगे तो ही चमकेगा पोर्टफोलियो। 1778 के आसपास है फिलहाल ये शेयर, और रवि बता रहे हैं कि 1650 से 1600 का वो लेवल होगा जहां एंट्री ली जा सकती है। अगर वहां एंट्री लेते हैं तो करीब 6 से 8 महीने का टारगेट आपका रहना चाहिए, फिर आप 2050 और 2100 तक के लेवल देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़कर कंपनी पर अपनी राय देने के लिए। चलिए फोकस करेंगे एक और कंपनी पर, और वो है सुप्रिया